जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन जरूर शिक्षा टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकल के आया था उसी के अकॉर्डिंग जो है कि आपका ये फिटर टर्नर मशीन डीजल मैकेनिक वेल्डर के लोग के लिए जो है कि ये क्लास चल रही है, जिसमें कि हमने आप लोगों से जैसा वादा किया था कि 1000 जो है कि MCQ का एक सीरीज करवाऊंगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है कि आज हमारा ये छठा क्लास है। इससे पहले जो कि हमने जो है कि 1 से लेकर 105 नंबर तक पिछले हमने करा रखा है 5 क्लास में, तो आप लोग जो है कि उसको देख सकते हैं। ये हमारा जो लास्ट क्लास का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले का लिंक चाहिए होगा तो उस बिफोर वीडियो को आप देखिए तो उससे पहले वाला आपको लिंक जो है वहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका DRDO हो गया, सेल, फिर आपका ONGC, गेल, ये जो भी आपका इंडस्ट्री सेक्टर एग्जाम वो सभी के लिए जो आपका हेल्प होने वाली है। तो हमारा जो 105 नंबर तक हो गया, तो आज हम लोग 106 नंबर से देखेंगे। तो आज 106 यानी कि हमारा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है आज के क्लास का। द डिफरेंस बिटवीन द टेंसाइल स्पीड ऑफ द बेल्ट एंड टेंसाइल स्पीड ऑफ पुली पावर ट्रांसमिशन इज नॉइज। तो शक्ति पारेषण में बेल्ट की स्पर्शीय चाल के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रेसिंग, नन ऑफ दियर्स, क्रीप या स्लिप। तो हमारा जब भी जो कि बेल्ट के बीच का जो चाल का स्पीड में अंतर हो जाता है, ये हमारा ड्रिवन है, एक ड्राइवर है, अगर दोनों के स्पीड में अगर हमारा जो है कि जब चलाते हैं और उसमें जो है कि स्लिप करते हैं अंतर हो जाता है, तो ये कब होता है अंतर ऐसा? तो स्पीड में तो वो हमारा जब बेल्ट हमारा स्लिप करने लगती है तो उस समय जो है कि हमारा ये अंतर हो जाता है। ओके, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इधर राइट आंसर। चलिए 107 यानी कि 107 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है हम, पॉजिटिव क्लच इज। तो पॉजिटिव क्लच हमारा कौन सा होता है? डॉग क्लच, ऑप्शन है डॉग क्लच, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल, थर्ड है सिंगल प्लेट क्लच एंड फोर्थ है कॉन क्लच। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डॉग क्लच। ओके, पॉजिटिव क्लच इज डॉग क्लच। तो नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर में क्या बोला है, द टॉर्क विच ए क्लच कैन ट्रांसमिट डिपेंडेंट्स ओपन द। क्लच द्वारा पारेषित बल आघूर्ण निम्न पर निर्भर करती है, किस पे? जो है कि आपका क्लच का जो स्पीड है वो RPM रोटेशन जो है कि डिपेंड करती है। क्लच द्वारा पारेषित बल आघूर्णन निम्न पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन है संपर्क सतह यानी कि कॉन्टेक्ट सरफेस पे, ऑल ऑफ दियर्स पे, या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर एंड स्प्रिंग फोर्स पर। तो ये जो हमारा है कि बल द्वारा क्लच द्वारा जो पारेषित बल है वो हमारा जो है कि ऑल ऑफ दियर यानी कि यहाँ पे आपका जो है कि कॉन्टेंट सरफेस हो जाएगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा एंड स्प्रिंग फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। ये जो है कि सभी पे करता है। ठीक है, तो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या बोलता है? 109 नंबर, द साइलेंट द साइलेंट चाइल्ड इज ऑल्सो नॉइज। आवाज रहित चैन, चाइल्ड नहीं होगा यहाँ पे चैन होगा। तो द साइलेंट चैन इज ऑल्सो नॉइज, आवाज रहित चैन को इस नाम से जाना जाता है। तो साइलेंट चैन को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लीफ चैन, ब्लॉक चैन, या फिर इंपोर्ट चैन, टूट चैन एंड रोलर चैन। तो किसके द्वारा जो कि साइलेंट चैन को लोग जानते हैं? तो साइलेंट चैन को जो है हम लोग लिफ्ट चैन के थ्रू जानते हैं। ओके, किसके थ्रू जानते हैं? तो इन्वर्टेड टूथ चैन, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 110 क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन फर्स्ट एंड लूज पुल्ली फर्स्ट पुल्ली इज ए पुल्ली विच। तेज एवं धीमी पुल्ली में तेज पुल्ली वह पुल्ली है जो, कौन सा पुल्ली हमारा तेज एवं धीमी पुल्ली है? ऑप्शन है शाफ्ट में फिट रहती है, इन फिटेड ऑन द शाफ्ट, सेकंड है नॉन ऑफ दियर्स, थर्ड है रन फास्ट तेजी से चलती है, फोर्थ है रन इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से चलती है। तो कौन सी पुल्ली हमारी जो कि फर्स्ट पुल्ली हो जाती है? तो ये हमारा जो आता है शाफ्ट जो फिट रहती है, जो हमारा शाफ्ट मोटर से कनेक्ट होकर जो हमारा शाफ्ट में फिट रहती है वो पुल्ली हमारा जो है कि तेज चलती है। ओके, तेज एवं धीमी पुल्ली जो कि उसको हम लोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111 नंबर क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ऑफसेट ऑफसाइड टू ब्रिटेल, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो भंगुर का गुणधर्म है जो कि भंगुरता का विरोध करता है, कि ब्रिटेलनेस का जो है कि विरोध करता है, जिसमें कि ब्रिटेलनेस का गुण नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्डनेस, सेकंड है फिजिबिलिटी, थर्ड है टफनेस एंड फोर्थ है टेनासिटी। तो हमारा किसमें जो कि ब्रिटेलनेस का गुण नहीं होता है तो वो हमारा होता है टफनेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 112 नंबर। 112 में क्या क्वेश्चन है,
सोल्डरिंग की प्रक्रिया में आपने नोटिस किया है कि पर्याप्त रूप से गर्म तांबे की सोल्डरिंग बिट को सोल्डर बार के ऊपर रगड़ने पर भी सोल्डर उससे नहीं चिपकता है। आपको इस समस्या से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग यू हैव नोटिस सोल्डर इज नॉट स्टॉकिंग to surf to sufficient heated copper soldering bit when rubbed over solder bar. What step do you take to overcome the प्रॉब्लम? ये हमारा बोल रहा है कि हमारा जो है कि सोल्डिंग प्रक्रिया में जो सोल्डर है जो उसको हीट भी कर दिया हमने, जो कि काफ़ी गर्म कर दिया, उसको सोल्डर बीट के ऊपर जो कि हम लोग उसको रगड़ रहे हैं, तब जो हमारा सोल्डर का बीट होता है हमारा जो कि सोल्डिंग आने कैसा होता है, कुछ स्टेप्स हमारा जो है कि आगे का पॉइंट होता है, फिर उसमें जो है कि ये पीछे से स्टेप हल्का सा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो ये वाला आगे जो कि चरकोल जैसा होता है इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि ये हमारा जो कि हीट हो गया है, ये भी हमारा तो किस वजह से कि हमारा नहीं चिपक रहा है तो सोल्डर बीट, तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है चेंज द सोल्डर बीट शेप, तो क्या सोल्डर बीट की आकृति को हम लोग चेंज कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन बोलता है रब द बीट ओवर सोल्डर फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबी अवधि के लिए सोल्डर के ऊपर बीट को रगड़ते रहेंगे। थर्ड है सोल्डर को पूरा गर्म करना चाहिए, यानी कि प्री हीटिंग द सोल्डर। एंड फोर्थ है क्लीन द बिट थ्रू आउट, बिट को अच्छी तरह से साफ करें। तो जब अगर ऐसे स्थिति जब हमारा जो कि सोल्डर बिट जो कि कॉपर वाला जो हमारा बिट होता है, जो हमारा सोल्डर का बिट है उसमें जो कॉपर वाली नहीं सट रही है, कॉपर वाला बिट में वहाँ पे सोल्डरिंग नहीं चिपक हो पा रही है, तो उस स्थिति में जो कि हम लोग जो कि बिट को अच्छी तरह से साफ करेंगे, क्लीन द बिट थ्रू आउटली, मतलब जब तक जो कि साफ करते रहेंगे जब तक कि उसमें अच्छे से वो चिपक ना जाए। ओके ठीक है, चलिए देखते 39 में क्या बोलता है। Which metal is added to solder to reduce the melting point? सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है, यानी कि सोल्डर का गलनांक को कम करने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लीड, सेकंड है बिस्मथ, थर्ड है कॉपर एंड फोर्थ है एंटीमोनियम। तो किसमें मिलाया जाता है? तो ये हमारा जो है कि बिस्मथ में मिलाया जाता है। ओके, ऑप्शन ऑफ बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। द प्रीफर्ड मेटल फॉर सोल्डरिंग बीट इज, तो सोल्डरिंग बीट में कौन सा मेटल हमारा लगा होता है? तो हमारा जो सोल्डरिंग बीट होता है आगे वाले के बारे में पूछा है, तो वहाँ पे कौन सा हमारा लगा होता है? फर्स्ट है लीड, सेकंड ऑप्शन बोलता है बिस्मथ, थर्ड बोलता है कॉपर एंड फोर्थ बोलता है एंटीमनी। तो क्या लगा होता है? तो हमारा वहाँ पे कॉपर का बीट होता है, जो भी हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है उसमें जो कि हमारा कॉपर का बीट होता है। 115 में पूछता है सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, तो सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सोल्डर इज एलॉय ऑफ, तो सोल्डर हमारा लीड एंड टिन का मिश्रण से बना होता है। ठीक है, एलॉय से लीड एंड टिन के मिश्रण से जो कि हमारा सोल्डर बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर। 116 में क्या बोलता है? रेग बोल्ट इज ए टाइप ऑफ, रेग बोल्ट एक प्रकार का है। तो रेग बोल्ट हमारा कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हैवी ड्यूटी बोल्ट होता है, सेकंड है लॉकिंग बोल्ट होता है, थर्ड है वेल्डिंग बोल्ट होता है, या फिर फोर्थ हमारा फाउंडेशन बोल्ट होता है। तो हमारा रेग बोल्ट किस प्रकार का बोल्ट होता है? तो ये हमारा फाउंडेशन बोल्ट होता है। क्यों? जब भी आप हमारा जब भी कहीं कंपनी वगैरह में देखते हो तो इस टाइप का जो है कि हमारा एक सरफेस होता है, यानी कि हमारा यहाँ पे कोई भी अगर मशीन का यहाँ पे हमारा इस टाइप का एक ड्राइंग बना के लेआउट बना के आपको कोशिश करता हूँ समझाने का। तो आप यहाँ पे देखते हो कि कोई भी मशीन वगैरह होता है तो उसका यहाँ पे जो है कि होल किया हुआ रहता है, उसको जो है कि नीचे एक बोल्ट के थ्रू देखते हो कि लॉक किया हुआ रहता है। तो वहाँ पे जो लॉक लगता है वो हमारा फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं उसको, और फाउंडेशन बोल्ट का दूसरा नाम होता है रैग बोल्ट। ओके, क्या नाम होता है? तो रैग बोल्ट। आई बोल्ट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? हैवी ड्यूटी वर्क के लिए जो हम लोग आई बोल्ट का यूज़ करते हैं। लॉकिंग के लिए हम लोग जो है कि सिंपल लॉक नट का यूज़ करते हैं। वेल्डिंग में जो कि हम लोग परमानेंटली जो वेल्ड करना होता है उसको हम लोग वेल्डिंग करके, तो वहाँ पे वेल्डिंग बोल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको परमानेंटली वेल्ड कर देते हैं। चलिए 117 में देखते हैं। जिग आर प्रिफर्ड ओवर फिक्सचर इन विच ऑपरेशन, तो जिग को फिक्सचर पर कौन से प्रक्रम में वरीयता दी जाती है? तो जिग हमारा किसके लिए यूज होता है? पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने के लिए हमारा जो ज़्यादातर यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ड्रिलिंग, नर्लिंग, मिलिंग या फिर टर्निंग। तो किस प्रोसेस में हम लोग जो है कि जिग का इस्तेमाल करेंगे? क्या ड्रिलिंग में करेंगे, नर्लिंग में करेंगे, मिलिंग में करेंगे या फिर टर्निंग में? तो हम लोग जिग का इस्तेमाल करते हैं ड्रिलिंग के लिए। ओके, नर्लिंग हमारा कौन सा ऑपरेशन है? तो एक्सटर्नल ऑपरेशन जो कि लेथ मशीन पे किया जाता है। मिलिंग हमारा मिलिंग मशीन का ऑपरेशन है। टर्निंग हमारा लेथ मशीन पे किया जाने वाला ऑपरेशन है। चलिए नेक्स्ट 180 नंबर। जिग आर नॉट यूज इन, तो जिग का प्रयोग नहीं किया जाता, किसमें नहीं किया जाता? ऑप्शन है ड्रिलिंग, टेपिंग, सॉरी मिलिंग, टेपिंग, ड्रिलिंग एंड रिमिंग।
तो किसमें हमारा जिग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जिग का प्रयोग हम लोग जो है कि मिलिंग में नहीं करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट कोई भी अगर प्रोसेस करना होता है तो वहाँ पे हम लोग जो है कि जिग का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि टेपिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, इस सब में हमारा जो कि पॉइंट टू पॉइंट वर्क होता है, जिसकी वजह से इस सब में जो है कि हम लोग जिग का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वहीं बिलिंग हम लोग जो कि जिग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 119 में देखते हैं, 119 में क्या बोलता है, बॉक्स जिग आर यूज टू, बॉक्स जिग प्रयुक्त होता है। फर्स्ट है ड्रिल सर्कल फ्लैंज वर्कपीस के लिए, वृत्ताकार फ्लैंज कार्यखंड पर ड्रिल करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है ड्रिल ए जॉब एट एनी एंगल, कार्यखंड पर किसी भी कोण पर ड्रिल करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है ड्रिल बिग साइज ऑफ जॉब्स, बड़े कार्यखंड पर ड्रिल करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है ड्रिल वेरियस टाइप ऑफ जॉब, विभिन्न प्रकार के कार्यखंड पर ड्रिल करने के लिए। तो हमारा जो है कि बॉक्स जिग का यूज हम लोग किसमें करते हैं, तो बॉक्स जिग का यूज हम लोग जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यखंड में, यानी कि ड्रिल ए जॉब एट एनी एंगल, अगर किसी भी एंगल में या किसी भी आकार में करना होता है, जैसे हमारा मान लीजिए कुछ स्टेप से हमारा बॉक्स बना हुआ, तो बॉक्स जिग का यूज हम लोग क्या करते हैं, इधर भी से भी हॉल करने का होता है, अंदर से भी, साइड से भी एंड ऊपर से भी। तो ये सारे जो है प्रोसेस करने के लिए ऊपर से कवर किया हुआ रहता है, तो यहाँ से भी आप जो है कि ड्रिल कर सकते हो। तो ये हमारा बॉक्स जिग का यूज है। तो किसी भी एंगल से कार्य करना होता है तो उस समय हम लोग जो है कि बॉक्स यूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है जो है कि फ्लैंज, अब जो है कि विभिन्न कार्यखंड पर विभिन्न प्रकार के कार्यखंड पर ड्रिल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दे कि विभिन्न प्रकार के कार्यखंड पर ड्रिल करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सल जिग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, तो यूनिवर्सल जिग का जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर वहीं पे आपसे पूछ दे कि जो है कि रिंग जिग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो फ्लैंज आकार के जो है कि वृत्ताकार फ्लैंज कार्यखंड पर ड्रिल करना होता है, तो वहाँ पे जो कि हम लोग फ्लैंज रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, किसका, तो रिंग गेज का, रिंग गेज का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 120 में क्या बोलता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी सब्सक्राइब तक नहीं किए तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें जो है कि वॉच आवर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इस वीडियो को, तो मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू आपको वीडियो एक से बढ़ के कंटेंट के साथ लाया करूँगा। ठीक है, चलिए 120 में देखते हैं। 120 में क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ जिग इज यूज टू ड्रिल इन थिन शीट, पतली इस्पात चादरों में छिद्र करने के लिए कौन सी जिग प्रयोग में लाई जाती है। तो पतली शीट में जो है कि ड्रिल करना है तो उसके लिए किस टाइप का जिग का इस्तेमाल करेंगे, पोस्ट जिग, टेबल जिग, सॉलिड जिग या फिर सैंडविच जिग। जिग हमारा अगर पूछा जाए तो जिग हमारा तकरीबन 14 से 15 तक प्रकार के जिग होते हैं। अगर पूछ दिया कि किस किस प्रकार का जिग होता है तो वहाँ पे आप हमारा आ जाएगा पोस्ट जिग, टेबल जिग, सैंडविच जिग, रिंग जिग, ऐसे कर करके जो है कि हमारा बहुत से प्रकार का जो है कि जिग होता है। हाँ, लिप जिग होता है, यूनिवर्सल जिग होता है, इंडेक्सिंग जिग, सैंडविच जिग, प्लेट जिग, चैनल जिग, वॉइस जिग, बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, टेबल जिग, एंगल प्लेट जिग। इस तरह से अगर हम लोग नाम देखें तो लगभग 15 प्रकार का हमारा जो है कि जिग होता है। ठीक है, जिसका कि हमने नाम भी आपको एक बार बोल दिया। अगर 15 प्रकार का नाम अगर आपको सुनना है तो मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर दो। फर्स्ट हो जाता है हमारा प्लेट जिग, सेकंड हो जाता है डायमीटर जिग, थर्ड होता है रिंग जिग, फोर्थ होता है लिफ जिग, फिर नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल जिग, इंडेक्सिंग जिग, सैंडविच जिग, प्लेट जिग, चैनल जिग, वॉइस जिग, बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, टेबल जिग, एंगल प्लेट जिग। ये जो है कि हमारा सभी जो कि जिग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूछ लिया कि पतली इस्पात यानी कि पतली मेटल की जो धातु है उसमें होल करने के लिए हम लोग किस प्रकार का यूज करेंगे, तो पोस्ट जिग, टेबल जिग, सॉलिड जिग या फिर सैंडविच जिग। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग पतली शीट पर वर्क करने के लिए हम लोग सैंडविच जिग का इस्तेमाल करने का। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर हमसे पूछ दे कि टेबल जिग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो यह कि प्लेट, ये जो प्रकार का प्लेट जिग की तरह होता है, इसमें जो है कि लेग लगा होता है, इसको जो है कि मशीन पे या फिर फर्श पे हम लोग सेट करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेट जिग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 121 में क्या बोलता है, विच मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्राइंडिंग व्हील्स। तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, क्या सैंड होता है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील बना होता है उसमें हमारा क्या मिला होता है, जो एब्रेसिव जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या किस चीज़ का मिश्रण से होता है, क्या सैंड होता है उसमें, या फिर कैल्शियम कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, या फिर ग्रेनाइट होता है। तो उसमें जो कि हमारा सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 122 में क्या बोलता है, व्हाट इज द रीजन फॉर लोडिंग इफेक्ट इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग नामक दोष उत्पन्न होने का कारण है। तो हमारा जो है कि ग्राइंडिंग व्हील दो प्रकार के दोष होते हैं, एक व्हील ऑफ लोडिंग ऑफ व्हील जिसको बोलते हैं, एक ग्लेजिंग ऑफ व्हील। तो हमारे दो प्रकार, जब व्हील में अगर ग्लेजिंग हो तो उसमें क्या होता है, हमारा चिकना दिखने लगता है। और व्हील ऑफ लोडिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो उसमें तो व्हील में जो है कि व्हील का जो एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव में व्हील में जो है कि वहाँ पे गंदा जो है चिपक जाता है, हमारा जो रॉ मटेरियल को जिसको ग्राइंड करते हैं उसका जो है कि पदार्थ उस पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमारा लोडिंग ऑफ व्हील होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मेटल फिलिंग इन व्हील पोरियस, यानी कि व्हील के रंध्रों पर धातु भरना। तो जी हाँ, लोडिंग ऑफ व्हील के अंतर्गत यही है। देखो सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, व्हील में क्रैंक होना, जी नहीं। थर्ड है व्हील इम्बैलेंसिंग, यानी कि व्हील का असंतुलित होना, नहीं। और थर्ड है नेक्स्ट है व्हील ग्लेजिंग। तो व्हील ग्लेजिंग हमारा कब होता है, तो जब हमारा जो है कि ग्लेजिंग ऑफ व्हील में जो कि धातु व्हील जो है हमारा चमकने लगती है, जब हम पूरा अगर व्हील घिस के खत्म हो जाने लगेगा तो वहाँ पे ग्लेजिंग ऑफ व्हील हो जाएगा। चलिए देखते हैं 123 में क्या बोलता है, विच एब्रेसिव विल बी यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ग्लास सरफेस। कांच की सतह पर ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा अपघर्षक प्रयुक्त होता है। फर्स्ट है क्वार्टेज, सेकेंड है सिलिकॉन कार्बाइड, नेक्स्ट है डायमंड एंड फोर्थ है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो कांच की सतह पर ग्राइंडिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कांच की सतह पर जब हम लोग ग्राइंडिंग करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 124। इस सब तो हम लोग जानते हैं ना कि हार्ड धातु के लिए हम लोग सॉफ्ट व्हील का इस्तेमाल करेंगे और सॉफ्ट धातु के लिए हम लोग हार्ड व्हील का इस्तेमाल कर देंगे। तो डायमंड एक हमारा हार्ड एब्रेसिव होता है, जिसके लिए हम लोग किसका है, तो कांच का सरफेस को अगर जब ग्राइंडिंग करना होता है, प्लेन करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर माइल्ड स्टील वगैरह का रहता है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। 124 में क्या बोलता है, इन द पाइप असेंबल द HEMP pack, sorry, in the pipe assemble the hemp package is used। पाइप संयोजन में सन हेम्प पैकिंग का उपयोग होता है। तो हेम्प पैकिंग का उपयोग किसमें होता है, फर्स्ट ऑप्शन है टू अवॉइड लीकेज में रिसाव से बचने के लिए, टू गेट टाइट फिटिंग कसी हुई फिटिंग प्राप्त करने के लिए, नेक्स्ट है फॉर इजी इंगेजमेंट आसानी से जोड़ने के लिए, फिर नेक्स्ट है चूड़ियों के मध्य अंतराल को भरने के लिए, टू फिल द गैप बिटवीन थ्रेड। तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि पाइप से हेम्प पैकिंग क्यों की जाती है। तो वहाँ पे हेम्प पैकिंग की जाती है जो होल रिसाव से लीकेज से बचने के लिए। ओके, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 125 में क्या बोलता है, 125 क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बॉल बियरिंग। निम्न में से कौन सा बॉल बियरिंग का एक भाग नहीं है, बॉल्स एंड केस, बुश, इनर रेस, आउटर रेस। तो बॉल बियरिंग का हमारा कौन सा भाग नहीं है, तो हमारा जो बॉल बियरिंग का भाग नहीं है पूछ रहा है, तो बॉल बियरिंग का हमारा जो भाग है वो बुश नहीं है, क्योंकि बॉल एंड केस जो कि हमारा बॉल बेयरिंग का भाग है, इनर रेस एंड आउटर रेस ये हमारा बॉल बेयरिंग के भाग में आता है। ये तीनों बाकी जो कि बुश जो कि हमारा पुश फिट के अंतर्गत आता है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं 126 में क्या बोल रहा है, इन ए प्लेन बुश बेयरिंग टू प्रिवेंट द रेशियो ऑफ बुश इन द हाउसिंग इट शॉट बी फिटेड एंड मीन्स ऑफ। सादे बुश बेयरिंग की हाउसिंग में बुश को घूमने से रोकने के लिए किससे फिट करना चाहिए, फर्स्ट है वेल्डिंग से, की से, ब्रेजिंग से या फिर सोल्डरिंग से। हमारा जो है कि व्हील का बुश जो है कि हमारा शाफ्ट के ऊपर रोटेट कर रहा है, ये हमारा मान लीजिए शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जो कि हमारा बुश जो कि रोटेट कर रहा है, तो हमारा जो कि पूछ रहा है कि उसमें को जो कि कंटिन्यू घूम रहा है, तो उसको जो कि लोकेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन है वेल्डिंग के लिए, की के लिए, ब्रेजिंग के लिए या फिर सोल्डरिंग के लिए। तो वहाँ पे हम लोग जो है कि की का इस्तेमाल करते हैं। की भी हमारे कई प्रकार के की होते हैं, टाइप्स ऑफ की में हमने जो कि इसके बारे में पढ़ाया हम, आपका वुडरफ की हो गया, सैंडविच की हो गया, फिर से जिग हेड की हो गया, इस टाइप से कई प्रकार के की भी होते हैं। वेल्डिंग से क्या होता है, हमारा वेल्डिंग जो है कि परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आता है। इसे जो कि किसी भी दो मटेरियल को अगर आपस में जोड़ देंगे, ए एंड बी मान लीजिए दो मटेरियल को आपस में जोड़ने के लिए हमारा सोल्डरिंग का वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेजिंग भी एक हमारा वेल्डिंग जो कि परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आता है। वहीं सोल्डरिंग जो कि सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। चलिए
और की जो है कि एक जो है कि टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। हाँ 127 है। 127 में क्या है, शाफ्ट का वह हिस्सा जो प्लेन बेयरिंग के अंदर रहता है वो क्या कहलाता है, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट इन द प्लेन बेयरिंग इज नॉन। तो प्लेन बेयरिंग के अंदर जो हमारा रहता है वो क्या कहलाता है, केस, जनरल, हब या फिर रेज। तो ये जो हमारा अंदर रहता है वो हमारा जो है कि जनरल कहलाता है। ओके, ऑप्शन में बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर। 128 नंबर क्या बोल रहा है, पॉपुलर बेयरिंग मटेरियल बबिट इज एन एलॉय। तो हमारा जो बेबिट जो एलॉय है वो किसका मिश्रण है, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, लीड, कॉपर एंड एंटीमनी का। सेकंड है मोल्यूबल, लीड, कॉपर एंड एंटीमनी। थर्ड है थिन एल्युमिनियम, कॉपर एंड एंटीमनी। फोर्थ है थिन लीड, कॉपर एंड एंटीमनी। तो अगर जो बबिट होता है वो हमारा तीन लीड, कॉपर एंड एंटीमनी के मिश्रण से बनाता है। ऑप्शन में डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, आपका टीन का हो गया, यहाँ पे जो बबिट का पूछ दिया, कई बार आपका कॉपर का पूछ देता है कि कॉपर किसके मिश्रण से बना होता है, पीतल किसके मिश्रण से बना होता है, यानी कि ब्रास के बारे में। तो ये सब जो कि मिश्रण के बारे में भी कई बार आप लोग से क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है एग्जाम में। चलिए 129 में क्या बोलता है, आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाय ए टेप इट वॉज फाउंड दैट द क्रस्ट ऑफ थ्रेड वॉज नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली, देयर डिफेक्ट इज ड्यू टू। यानी वो बोल रहा है कि एक टेप है, टेप में हमारा कौन सा ऐसा किस वजह से जो है कि उसमें आपस में एक दोष आ गया, मतलब कि उसमें प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से कि वो जो है कि अच्छी तरह से एक दूसरे को रूट और क्रेस्ट जो है कि एक अच्छा से आपस में बैठ रहा है। यानी कि आप देखते हो कभी भी अगर मान लो कि ये हमारा बोल्ट का अगर ये रूट ये क्रेस्ट है तो उस वो कहाँ पर जाके बैठेगा, तो हमारा जो कि ये नट का रूट पे जाके हमारा बैठेगा। एक का हमारा रूट और एक का क्रेस्ट जो है कि आपस में मिला होता है। तो जब रूट और क्रेस्ट आपस में मिलते हैं तब जो है कि जाके अच्छे से जॉब बैठती है, वो लॉक होती है। अगर रूट और क्रेस्ट आपस में नहीं बैठेगी तो वो जो है कि हमारा नहीं बैठेगी। तो ये हमारा बोल रहा है कि सीखा नहीं कि क्रेस्ट जो है कि हमारा क्रेस्ट ऑफ थ्रेड जो है कि सही से वर्क नहीं कर रहा, तो किस वजह से कर नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑप्शन है होल साइज स्लाइट लेस देन द टेप ड्रिल साइज, यानी कि हमारा जो है कि टेप ड्रिल साइज जो है कि वो होल जो है कि सही नहीं है, लेस देन यानी कि कम रह गया। होल साइज स्लाइट मोर देन द टेप ड्रिल साइज, यानी कि ज़्यादा हो गया है। थर्ड ऑप्शन बोलता है इफेक्ट कोलेंट सप्लाई, यानी कि कोलेंट सप्लाई का सही नहीं होना। फोर्थ बोलता है ब्रोकन टिप ऑफ कटिंग एज ऑफ द टेप। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूलेंट का सप्लाई जब सही से अगर नहीं होगा तो हमारा जो कि रूट और क्रेस्ट सही से नहीं बनता है, यानी कि क्रेस्ट जो हमारा सही से नहीं बनेगा वो कब, जब कूलेंट का सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या फिर इसका जो है कि इसके वजह से, नहीं तो फिर यह जो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा आता है होल से स्टेट मोर देन द टेप ड्रिल से, यानी कि टेप ड्रिल साइड से जब ज़्यादा अगर हमारा जो है कि होल कर देंगे तो उस समय जो भी हमारा क्रेस्ट सही से नहीं बनेगा। हमारा मान लीजिए जैसे कि अगर M10 का अगर ड्रिल करना हो, सॉरी M10 का अगर टेप करना होता है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, M10 का ड्रिल कितना करना होता है 8.5। अगर हम लोग 8.5 की जगह हम लोग 9 का ड्रिल कर लेंगे 9 mm का, तो वहाँ पे जो कि हमारा टेप सही से नहीं होगा, जिसकी वजह से कि हमारा क्रेस्ट सही नहीं बनेगा। और क्रेस्ट जब सही से नहीं बनेगा तो हमारा नट और बोल्ट आपस में स्लिप करेगा और अच्छे से लॉक सही से नहीं होगा, मजबूती से लॉक नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, होल साइज मोर देन द टेप ड्रिल साइज। चलिए 139 में देखते हैं। 139 में क्या क्वेश्चन बोलता है, कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज टू टेप M12 into 1 थ्रेड। तो हमारा जो कि बोल रहा है कि टेप ड्रिल साइज के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो टेप ड्रिल साइज दिया हुआ M12 into 1 थ्रेड का है। ठीक है, तो इसका टेप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो टेप ड्रिल साइज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टेप ड्रिल साइज इक्वल टू होता है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू पिच इंटू डेप्थ। ठीक है, तो मेजर डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ, तो 10 mm दिया हुआ है, माइनस 2, सॉरी मेजर डायमीटर में कितना, तो 12 दिया हुआ है। मेजर डायमीटर 12 इंटू 2 इंटू पिच कितना है, तो हमारा पिच जो है 1 mm इंटू डेप्थ कितना होता है, तो 0.6 mm, इसका जो है कि 0.64 समथिंग जो है कि इसका डेप्थ होता है। तो जब हम लोग जो है कि 12 माइनस 2 एकम 2.6 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 1.2 आएगा। और इसको जो कि 12 को आपस में घटाएंगे तो 10.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर होगा, तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 10.8 इसका राइट आंसर हो जाएगी। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। आप लोग भी अच्छे से निकाल लीजिएगा।
जब भी M12 बोले यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो मेजर डायमीटर दिया हो रहता है इंटू पिच दिया हो रहता है। M12 का मतलब हो गया मेजर डायमीटर इंटू 1 का मतलब है पिच। कहीं आपको 1 मिलेगा, कहीं 1.25 मिलेगा, कहीं आपको 1.5 मिलेगा, तो आपका जो है कि पिच दिया हुआ रहता है। यहाँ पे कितना है, तो 1 है। तो इसका टेप ड्रिल साइज निकालना होता है, तो टेप ड्रिल साइज का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ। टेप ड्रिल साइज का जो होता है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच, ठीक है। इसको जो कि बैठा दिया, मेजर डायमीटर 12 हो गया, 2 इंटू डेप्थ हमारा कितना है, तो डेप्थ 0.6 होता है, इंटू पिच कितना है हमारा, तो 1 है। तो जब आपस में इसको गुना कर कितना माइनस कीजिएगा तो आपका हमारा आ जाएगा 10.8 mm इधर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 131 नंबर, डाइज। तो डाई हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है एक में थ्रेड कटिंग टूल। क्या एक में थ्रेड काटने के लिए हम लोग जो कि डाई का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ऑप्शन है एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल, बाहरी थ्रेड काटने के लिए हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड ऑप्शन इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल, क्या इन अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए हम लोग जो है कि डाई का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड कटिंग टूल, तो क्या हम लोग जो है स्क्वायर थ्रेड काटने के लिए डाई का इस्तेमाल करते हैं। तो डाई का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल के लिए हम लोग जो है कि डाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल की बात की जाए तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे टेप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच इज द प्रोसेस ऑफ एम्बोसिंग डायमंड शेप्ड पैटर्न ऑन ए गिवन वर्कपीस। किसी वर्कपीस पर किसी कार्यखंड पर हीरे की आकृति का रूप उभारने की प्रक्रिया कौन सी होती है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि जो है कि डायमंड शेप यानी कि डायमंड शेप बोल रहा है, तो डायमंड शेप हम लोग किस पे करते हैं, तो हम लोग लेथ पे करते हैं, यानी कि जो कि कार्यखंड पर हीरे के रूप का आकृति बोल रहा है, तो वो कैसा होता है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से, मान लीजिए हमारा जो है कि ये शेप है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप से अगर हमारा जो है कि कटिंग करना होता है, जिसमें कि आपको इस टाइप से करने के बाद जो है कि आपको देखने पर इस टाइप से एकदम काफ़ी महीन महीन आपको स्टार जैसा देखने को मिलेगा। तो उस किस में होता है, क्या टेपिंग में होता है, ग्रूविंग में होता है, रिमिंग में होता है, या फिर नर्लिंग में होता है। तो ये हमारा होता है नर्लिंग में, जो कि लेथ मशीन पे इसका जो है कि यूज करके किया जाता है, ठीक है। नर्लिंग टूल दो प्रकार का होता है, एक सिंगल टैप का और एक सिंगल टैप नर्लिंग टूल, एक डबल टैप नर्लिंग टूल के नाम से उसको जानते हैं। चलो 133 में क्या बोलता है स्पीड ड्यूरिंग नर्लिंग इज। नर्लिंग के दौरान गति होनी चाहिए, तो नर्लिंग के दौरान मशीन का किस टाइप का गति होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सेम एज टर्निंग, तो क्या हमारा जो है कि जैसा हम लोग टर्निंग में इस्तेमाल करते हैं वैसा होना चाहिए। सेकंड है नन ऑफ देयर, यानी कि कोई भी इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन है स्लो, एंड फोर्थ ऑप्शन है फास्ट। तो जब भी नर्लिंग कर होते हैं तो उस समय जो है कि हमारा स्पीड स्लो होना चाहिए। जब हमारा स्लो स्पीड रहेगा तभी जो कि हमारा नर्लिंग आसानी से होगा। और नर्लिंग जो हम लोग किसके लिए, डायमंड शेप के लिए हम लोग नर्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते 134 नंबर। 134 नंबर क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल्स हैव ए ग्रेनुअल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन से धातुओं में कनिकी संरचना है। फर्स्ट है ब्रेजी एंड कास्ट आयरन, ब्रेजन कास्ट आयरन। सेकेंड है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। थर्ड है टीन एंड प्लास्टिक, एंड फोर्थ है लीड एंड प्लास्टिक। तो कौन सा हमारा जो है कि कनिकी संरचना के अंतर आता है, यानी कि मटेरियल हैव ए ग्रेनुअल स्ट्रक्चर। तो किसका हमारा ग्रेनुअल स्ट्रक्चर होता है, तो वो हमारा होता है ब्रॉन्ज एंड कास्ट आयरन का। ओके, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन, आज का जो है कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर अगर शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपका जो कि टेक्निकल फ्रेंड वगैरह हो उन सबको जो कि शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आया है, जो भी लोग पहली बार अगर देख रहे हो तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताना। चलिए 135 ना, वन विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज आर द मेन स्केल डिवीजन आर ग्रेजुएटेड। वर्नियर हाइट गेज में किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन का अंशांकन किया जाता है। तो हमारा वर्नियर हाइट गेज कैसा बनता है, तो वर्नियर हाइट गेज जो कि कुछ होगा, यहाँ पे देखते हैं बेस होता है, यहाँ पे जो कि बीम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है कि वर्नियर स्केल लगा होता है जिसपे कि कटिंग ये इस टाइप से जो है कि हमारा एक नोच बना होता है, जो कि हमारा जो कि मार्किंग करने में सहयोग करता है। तो वही हमारा बोल रहा है कि वर्नियर हाइट गेज पे कहाँ पे हमारा जो है कि ग्रेजुएशन रहता है डिवीजन। वर्नियर हाइट गेज प्रणाली में किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन अंशांकित होता है। क्या बेस पर होते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। बीम पर, इसको मतलब बीम पर, सॉरी वर्नियर प्लेट यहाँ पे, तो हमारा वर्नियर प्लेट होता है वहाँ पे, या फिर डिस्क या फिर बीम पर। तो हमारा जो है कि ग्रेजुएशन होता है वो हमारा जो है कि किस पे होता है, तो बीम पे। ओके, इसका क्या नाम होता है, बीम होता है।
तो बीम पे जो है कि हमारा अंक का के किया जाता है, जो कि वहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ रहता है। हाँ, तो आज का आप लोग के लिए जो है कि होमवर्क रहेगा, होमवर्क जो कि 136 में रहेगा, इसको जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। द वैल्यू ऑफ इच मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर स्टेक है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का मेन स्केल का डिवीजन कितना डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा हमने आपको बोला था कि 1000 जो है कि सीरीज मैं आपको जो है कंप्लीट करवा दूंगा MCQ, तो आप लोग जो है कि चैनल पे बने रहो, कंटिन्यू जो है कि आप लोग हमारा वीडियो को शेयर करो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि मैं अगर कंटिन्यू आप लोग जो शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे, तो मैं आप लोगों को जो है कि और भी अच्छे से कंटेंट के साथ जो है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है कि प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन, वरना जो है कि छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।